आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की। फाइनेंस मिनिस्टर ने साल 2022-23 के लिए पार्लियामेंट में बजट पेश कर दिया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को 5.25 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो यूनियन बजट का लगभग 13.31% है। और ख़ास बात यह है कि ये रकम पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 10% ज़्यादा है और हाल के बरसों में डिफेंस बजट में होने वाले सबसे बड़ा इजाफा है ये। तो कितना अहम है और सरकार के इस कदम से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में कैसे मदद मिलेगी, इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स डॉक्टर DK पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, और अमित कौशिक जी, और साथ में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव जी। आप सभी का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अमित कौशिक जी, जो ये बजट इस बार यूनियन बजट पेश किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें जो डिफेंस बजट की हम बात करें 10% इंक्रीमेंट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो डिफेंस बजट में जो बढ़ोतरी होती है वो कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है जी। तो इस साल जैसे आपने कहा, जो बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले वो 10% हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है जी। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखें तो उसका जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और GDP के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले साल 2.15 था, इस साल 2.04 या कुछ ऐसे है। लेकिन इन सब आंकड़ों से अगर आगे बढ़ के हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा मिला है, जो 5,25,000 करोड़ आपने बताया, ये सारा पूरा तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है जी। इसमें जैसे पेंशन के लिए है तकरीबन 1,20,000 या 1,19,000 करोड़। तो जो पैसा आर्म्ड फोर्सेस के लिए है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है कि नहीं जी। अभी तो हमें आंकड़े नहीं मालूम है, जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अगर मैं पिछले सालों के आंकड़ों पे जाऊं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रिक्वायरमेंट आर्म्ड फोर्सेस ने दी होगी उसके बनिस्बत जो मिला है वो बहुत कम है जी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूं कि 2010-11 में जो मांगा गया था और जो मिला, उसके बीच में जो गैप है वो 23,000 करोड़ के करीब था, जो इस साल बढ़ के 1,25,000 करोड़ हो गया जी। और अगर हम फाइनेंस कमीशन को जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने आंकड़े दिए थे, अगर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो इस साल वो गैप जो है वो 2,80,000 करोड़ भी हो सकता है जी। तो सवाल ये है कि जो पैसा चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के अपने असेसमेंट के मुताबिक वो उनको मिला कि नहीं मिला, और उसका जवाब अभी तो ऐसा लगता है कि नहीं मिला होगा। तो वो कंस्ट्रेंट जो पहले थे मॉडर्नाइजेशन में वो अभी भी मौजूद रहेंगे, और उस पैसे को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम कितना आगे बढ़ पाएंगे या कितना नहीं बढ़ पाएंगे। जी, तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। जनरल रामेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से 10% इंक्रीमेंट हुआ है डिफेंस बजट में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर आप आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक दशक के अंदर हर साल जो भी डिफेंस का एलोकेशन हुआ है वो तकरीबन 8 से 9% ज़्यादा हुआ है जी। दैट इज प्राइमरली टू कवर अप द इन्फ्लेशन पार्ट ऑफ इट। और इस साल भी इसके अंदर 10% की जो बढ़ोतरी हुई है तो उसी पैटर्न का एक हिस्सा है। लेकिन इसके अंदर इस बार जो एलोकेशन है वो तकरीबन 47,000 करोड़ ज्यादा है पिछले साल के हिसाब से। वो इस साल है 5.25 लाख करोड़ और पिछली बार था 4.78 लाख करोड़। अगर इसके अंदर हम देखें कैपिटल परचेजेस के लिए जो पैसा हमको मिल रहा है वो है 1,52,000 लाख करोड़ का जो है वो काफी अच्छी वो है। पर
आंकड़ों से आगे अगर मैं चलूं तो मैं ये जो बजट है इसकी जो थ्रस्ट है और गवर्नमेंट ने जो एक डायरेक्शन दिखाई है आर्म फोर्सेस के लिए वो बहुत ही सही है। इसके अंदर दो तीन चीजें उन्होंने करी हैं। सबसे पहला ये हमारी दो बड़ी कमजोरियां रही हैं डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। पहली कमजोरी है टेक्नोलॉजी का गैप। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो हथियार और एम्यूनिशन के लिए चाहिए वो नहीं है अभी जितना होना चाहिए, तो एक इसके ऊपर तवज्जो दी गई है। और दूसरी चीज है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अभी तक डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है। और अगर आप देखें जो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ दैट वो उनकी इट इज द प्राइवेट इंडस्ट्री जो हथियार बनाती है, जो कि हमारे देश में अभी तक सरकारी जो कंपनियां थी डीएसपी जो थी वो बनाती थी। तो इसमें दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अंदर पॉलिसी के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 25% जितना भी R&D के लिए एलोकेशन होगा वो एलोकेशन स्टार्टअप्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं जहां पर रिसर्च होती है उनके लिए अलॉट किया गया है। दूसरी चीज प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और उनको ऑनबोर्ड करने के लिए एंड टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड एक प्रोविजन ये किया गया है कि 68% ऑफ कैपिटल परचेजेस जो होंगे वो भारत में ही बने हुए हथियार, एम्यूनिशन और इक्विपमेंट के लिए होंगे। पिछले साल ये जो प्रतिशत थी वो 58% थी और इस साल इसको बढ़ा के 10% और आगे बढ़ा दिया है। और अगली अच्छी चीज प्राइवेट सेक्टर की मदद के लिए ये है जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हैं हमारे पास सर्टिफिकेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो अभी तक सिर्फ सरकारी जो फैक्ट्रीज थी और या DRDO था वही इस्तेमाल करते थे, ये सारी फैसिलिटीज एक तरफ तो और ज्यादा बनाई जाएंगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए और साथ में इसका इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी जाएगी। इससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के अंदर। सो बेसिकली थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस बजट देन द मनी पर से। मनी के हिसाब से अगर देखें तो 2018 के अंदर गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी थी उन्होंने ये बताया था कि डिफेंस के लिए तकरीबन 3% ऑफ GDP का खर्चा होना चाहिए और वो हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि एस्पिरेशंस ऑफ आर्म फोर्सेस जितनी है और जितना पैसा उनको मिलता रहा है पिछले कई सालों के अंदर उसमें काफी गैप है जी। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें जैसे मेरे पहले प्रवक्ता ने बताया कि ये जो GDP है तकरीबन 2% के आसपास खर्च दिखाई जा रही है, तो इसके अंदर कम से कम 1% और आर्म फोर्सेस को मिले तो उनकी जो जरूरतें हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं और जो हमारी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है आज के थ्रेट सिनेरियो में वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी की जा सकती है। जी जी डॉक्टर पांडे, आपको कैसा लगता है जो ये स्टेप लिया गया है इस बजट पे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण था बजट को, रक्षा बजट को बढ़ाना, क्योंकि जो हमारी चारों तरफ हमारी सीमाओं की तरफ जो भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं उनके मद्देनज़र हमें हमारी तैयारियों में जो किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। और जो हमने आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के जो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं निश्चित रूप से ये भारत को स्वावलंबी बनाएंगे एक लंबे समय में। लेकिन अगर हम देखें वृहद स्तर पर तो GDP से ठीक है हमारा बजट जो है 2.08 है 06 है, लेकिन चाइना का 6.8% है और अगर एवरेज ग्लोबल एवरेज लें तो ये 2.8 के आसपास जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो कमोबेश हम लोग बराबर ही खर्च कर रहे हैं। और अब जबकि पिछले कुछ वर्षों से हमने आत्मनिर्भर और अपने खुद के जो डोमेस्टिक मार्केट हैं उन जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने बढ़ावा देना शुरू किया है, तो दो चीज़ें होंगी इससे। एक तो क्या है कि हम जो हमें ज़रूरत पड़ती थी, जो मुसीबतें आती थी, जब चुनौतियाँ बढ़ती थी अचानक, उस समय हमें बाहर रुख देखना पड़ता था, बाहरी देशों की तरफ देखना पड़ता था, हमें इंपोर्ट्स करने पड़ते थे, तो उसमें समय लगता था और पूंजी भी लगती थी। अब अगर जो हम खुद अपना ये चीज़ें बनाएंगे, जैसे हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तेजस बना रहे हैं Mark 1 Mark 2 और जो तेजस जो नॉर्मल तेजस OFC वाला है, तो ये निश्चित रूप से हम अपना क्रिएट पाएंगे और नो हाउ जो हमारा डेवलप होगा आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा की तरफ काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो 68% जो एलोकेशन है
कैपिटल का वो हमारे प्राइवेट डोमेस्टिक ऑपरेटर्स के लिए है, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है जी। क्योंकि इस दिशा में जो है पॉलिटिकल विल नहीं था। अब मिलिट्री विल तो बहुत वर्षों से चल रहा था कि हमें खुद अपनी चीज़ें बनानी चाहिए थी, लेकिन वक्त के साथ जो ये पॉलिटिकल विल हमारा बदला है, उससे ये हुआ है कि जैसे LNT ने बहुत बढ़िया काम किया था सबमरीन के क्षेत्र में, वेम है, टाटा ग्रुप है, अडानी के डिफेंस एंड एरोस्पेस के जो काम है, और MQ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें काफ़ी काम कर रही हैं, और इन्हीं के जो आउटपुट के हिसाब से अभी हम डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 8,024 मिलियन रुपए का हमने 2020-21 में एक्सपोर्ट किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छा फिगर है, और हम लगभग 117 देशों को इस समय काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं भारत में जो बनी हुई हैं रक्षा से संबंधित। अब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो हमारे प्रोजेक्ट जो अदर झूल में हैं, स्पेशली जो इंडियन नेवी और भारतीय वायुसेना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का है, और समय के साथ जो है बहुत तेज़ी से डायनामिक चेंजेस आते हैं इस कॉन्सेप्ट्स में। तो जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अब से पहले हम बाहरी देशों पर निर्भर करते थे। जब हम अपनी खुद की तकनीकी को बढ़ावा देंगे, और ऐसा नहीं कि हमारी पास वो तकनीकी नहीं है, क्योंकि हम एक क्षेत्र में जरूर कमजोर हैं, लेकिन उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं। वो क्षेत्र है एयरक्राफ्ट के इंजन का, और निश्चित रूप से वो भी समय के साथ बदला जाएगा। और क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तेजस मार्क 2 है, या AMCA वगैरह के जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें हमारे खुद के बने हुए इंजन होंगे, तो समय के साथ चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। और जो पिछले अगस्त 2020 में 101 आइटम का जो हुआ था कि हम नहीं निर्यात करेंगे, और इस वर्ष जो है उन्होंने लिस्ट निकाली 108 आइटम जो हम खुद बनाएंगे, तो ये बताता है कि हम किस प्रकार से एक आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। तो जो हमारा स्वदेशी का एक कॉन्सेप्ट है, वो रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो दुश्मन पर एक अटैक करने में जो हमारी जो ताकत होनी चाहिए उसमें कहीं कमी आ सकती है जी। और परिस्थितियां भी जो हमारी देखिए, एक तरफ चाइना है और उसकी जो आक्रामकता बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अफगान के रिलेटेड जो इश्यूज हैं पाकिस्तान उसमें इंटरवीन कर रहा है। और मज़ेदार चीज़ बताऊं, 1962 में हम चीन का इलाका हमसे ले लिया, क्योंकि हम सैन्य रूप से बहुत कमज़ोर थे जी। और उसको देखते हुए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया 1965 में। तो ये अभी हम अगर सैन्य दृष्टि से इफ़ यू आर वीक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें स्वावलंबी होना और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना। इसके साथ अलावा अगर आप देखें तो इंडियन स्पेसिफिक में भी चाइना की जो बहुत तेज़ी से इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो वहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक रूप में काफ़ी तो जो स्टेप लिया गया उसको आप वेलकम करते हैं, बहुत ज़रूरी। कौशिक साहब, जैसे कि जनरल रामेश्वर ने भी कहा कि जो डिफेंस बजट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है, जो जिस तरह के उन्होंने आत्मनिर्भरता कहें या फिर वोकल फॉर लोकल, सेल्फ रिलायंट के लिए जिस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, जहाँ तक नीयत की बात है तो वो तो साफ है जी कि जितना हम सेल्फ रिलायंट होंगे उतना जाहिर है कि हमें मजबूती मिलेगी। लेकिन ये है कि थोड़ा हमें जो भी हम कदम उठाएं वो थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं R&D की, तो R&D तो एक बहुत इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस साल 2000, 1000, 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 2 साल में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। अभी वो किस तरह की स्कीम्स आएंगी, किस तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें हम मतलब शुरू करेंगे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहले भी मतलब पास में भी ऐसा हुआ है कि एफर्ट्स किए गए। एक हम आज से 10 साल पहले तकरीबन या ज़्यादा ही हो गए होंगे, हमने मेक प्रोसीजर की बात की थी, लेकिन कि हम हिंदुस्तान में ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे, जैसे फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉमेट व्हीकल है वो बनाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो ये ज़रूरी है कि जो भी हम कदम उठाएं उसको सोच समझ के, उसके लिए एक पूरी प्लानिंग करके कि वो कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये ज़रूरी है। नियत में कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं दोबारा अपनी बात को कहूँगा कि पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप
R&D करके आपने कोई इक्विपमेंट बना लिया, तो उसको जब तक MOD के पास पैसे नहीं होंगे ख़रीदने के लिए, तो इक्विपमेंट तो बन जाएगा, लेकिन वो कैपेबिलिटी जो है वो आर्म फोर्सेस के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पैसे होने चाहिए ख़रीदने के लिए। तो ये जो एक परेशानी रही है कई सालों से, और अभी भी मेरे अपने विचार से वो अभी परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, उसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जनरल रामेश्वर, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने जो थ्रस्ट दिया है इस बजट में वो काबिले तारीफ़ है, लेकिन जिस तरह से कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि नीयत अच्छी है सरकार की, गवर्नमेंट की, लेकिन जिस तरह की चैलेंजेस है LAC पे, LOC पर, उसको देखते हुए जिस तरह से बजट में एलोकेशन किया गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये ठीक है कि सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में LAC LOC पे मजबूती भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो आप कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, सो वी हैव टू गो टू बिग पिक्चर। बिग पिक्चर आज की तारीख में ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से देयर इज ए कोल्यूसिव थ्रेट, दोनों देशों की तरफ से है। और मैं आपको थोड़ा और खोल के इसके बताएं तो हमारी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है वो माउंटेनियस एरिया के अंदर है, दोनों पाकिस्तान के, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए आज की तारीख में हमारी जो फौज है उसके अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो है वो माउंटेन्स के अंदर नहीं है। क्योंकि जब आप दुश्मन को ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप हमारे देश के अगेंस्ट मिलिट्री ओवरचर्स ना करें, उसके लिए आपको डेटरेंस चाहिए, और डेटरेंस तभी आता है जबकि आपके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, आपकी उनके ऊपर हमला करने की आपके पास शक्ति है, तभी सामने वाला आदमी डरता है। लेकिन वो जो काबिलियत है हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस इलाके, दूर दराज इलाकों के अंदर सबसे अच्छा काम जो किया है, जो पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी है, दूर दराज के इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, एयरफील्ड्स हैं, हेलीपैड्स हैं, वो उनकी तरफ काफ़ी तवज्जो दी है और काफ़ी नई नई सड़कें बनी हैं, ताकि ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स जो है इस इलाके के अंदर फौज को मूव करने के लिए और अपने हथियार एम्युनिशन को मूव करने के लिए उसमें सहूलियत मिले। दूसरी चीज ये है, हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो प्लेन सेक्टर में है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो भी उन इलाकों में है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो एक बेसिक डॉक्ट्रिनल मिसमैच है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। इसके अंदर दो तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास माउंटेन्स एरिया के अंदर स्ट्राइक कोर्स होना जरूरी है, जो हमारे पास अभी नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए अभी जो हमारे देश के अंदर थिएटराइजेशन जो है उसको किया जा रहा है, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर उनको किस तरह से अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दोनों को मिला के, ताकि उसका जो पंच है वो अच्छा हो, उसका इफेक्ट उसका अच्छा। दूसरी जो हमारी कमी वो है वो एयरफोर्स के अंदर अगर हम देखें, हमारी तकरीबन 42 स्क्वाड्रन के हमारी ऑथराइजेशन है, लेकिन उसमें काफी कमी है, और उस कमी को देखते हुए जरूरी है कि हम इस कमी को पहले पूरा करें और साथ के साथ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हम लेके आए। क्योंकि हमारा अभी जो एयरफोर्स की जो इक्विपमेंट है उसमें कुछ स्क्वाड्रन तो ऐसी हैं जिसमें 30 से 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, और अभी जो नई चीज जो आई है और जो आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स के उसमें भी हमको चाहिए कि मॉडर्न ड्रोन्स हमारे पास आए, हमारे पास अच्छे एयरक्राफ्ट्स आए। जहां तक नेवी का सवाल है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन ओशन जिसमें खाली पहले इंडिया का डोमिनेशन होता था, आज की तारीख में मल्टीनेशनल नेवीज उसमें है। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मुद्दा है, वो आप सबको जग जाहिर है। और चाइना तो खास तौर पर वो एक सबसे बड़ी नेवी उभर के निकल रही है। तो काफी हमारे क्षेत्र के अंदर, सी स्पेस के अंदर काफी थ्रेट
इमर्ज होती चली जा रही है, तो उसके लिए हमारी नेवी के जो बेड़े हैं, जो कि आज की तारीख में सिर्फ डिफेंसिव नेचर के अंदर हैं, हमको चाहिए कि हम इतनी अच्छी क्षमता करें ताकि इंडियन ओशन में जहां जहां पर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वहां तक हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए पहुंचने की, टू कन्वे आवर नेशनल पावर। ये चीज नेवी से ही होगी। नेवी में काफी विस्तार की जरूरत है। इसके अलावा छोटे छोटे देश जो हमारे नेबर हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है, ये सब धीरे धीरे चाइना की गिरफ्त में होते जा रहे हैं। और जब चाइना इन इलाकों के अंदर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता चला जा रहा है, तो एक मिलिट्री एंगल है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो भी हमारे नेशनल थ्रेट का एक हिस्सा है। तो अगर आप इस प्रकार से देखें, कोलिजिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट, एयरफोर्स के अंदर हमारा मॉडर्नाइजेशन करने के जो है, ये सारी चीजें हैं जिसको हमारे बजटरी एलोकेशन जो है उसके थ्रू हमको करना है। और इस बजट के अंदर हमारा मूलभूत जो कमियां थी, टेक्नोलॉजी गैप, और साथ के साथ हमारे प्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर जोर दिया गया है, और वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये जो मुहिम है, ये कई कई सालों हमको आगे तक हमको ले जाना है। और मेरे विचार से तो जो इस बजट में किया गया है, ये तकरीबन 20-25 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि अभी तक 20-25 साल के अंदर हमारा डिफेंस प्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर्स हैं इतने मजबूत होते कि हमारी अपनी जरूरत भी हम पूरा कर लेते, साथ ही साथ हम काफी एक्सपोर्ट भी बाहर कर सकते थे जी। तो सरकार का जो इंटेंशन है बहुत सही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और मैं पूरा उनके एफर्ट से पूरा सहमत हूं। सिर्फ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जीडीपी का कम से कम 3% अगले बजट में दिया जाए, और अगले वाले बजट्स में, तो ये जो सरकार की मुहिम है वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय के अंदर पूरी हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, जिस तरह से बता रहे हैं जनरल रामेश्वर की किस तरह की चैलेंजेस हैं बॉर्डर्स पे, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं डिफेंस की, इस बार का जो बजट रहा है, अगर हम बात करें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, तो नेवी को सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है। जी देखिए, अगर देखा जाए तो नेवी के पास जो एसेट्स की, रिसोर्सेज की कमी है उसको पूरा करने में काफ़ी जो है उसको निगलेक्ट किया गया। अभी आईएनएस विक्रांत में हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनकी आवश्यकता है, इनका इंडक्शन बाकी है। उनके पास जो वॉरशिप्स हैं, वो उनके पास 200 वॉरशिप चाहते थे वो, और उनके अभी है कुल मिलाकर उनके पास 130 जी, और 175 तो उन्होंने कैलकुलेशन किया, गवर्नमेंट कह रही नो यू गो फॉर 200। तो उम्मीद है कि ये बजट, देखिए इतना पैसा अलॉकेट नहीं हुआ कि हम सब कुछ हासिल कर लें, लेकिन सबसे मजेदार चीज़ क्या है कि कोई मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, समय और धन जी। तो अभी इसके बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर सारा पैसा जो लागत है अगर हम एक साथ दे दें, कोई प्रोजेक्ट जो है चाहे एयरक्राफ्ट एक्विजिशन का हो या वॉरशिप एक्विजिशन का हो, ये 5 से 10 साल तो कम से कम, इसमें डेट जब साइन हो जाएगा डील उसके बाद कम से कम लगेंगे। तो और ये 20 से 25 साल भी जा सकते हैं अगर हम जो है वो मनी सपोर्ट इसके अंदर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अगर कमजोर कर दिया गया। अब राफेल 36 राफेल आए हैं, अभी उनका भी भुगतान बाकी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिराज 2000, MiG-29, इनका भी जो है प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया गया, अच्छी बात है। नेवी की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पास जो सबमरीन्स हैं वो अभी पहले 21 थे, अब लेकिन मेंटेनेंस की वजह से वो 15 हो गए। भारतीय सेनाओं में अभी भी विंटेज क्लास के इक्विपमेंट बहुत हैं, लगभग 60% से अधिक अभी भी हम विंटेज क्लास के जो इक्विपमेंट कर रहे हैं। जो हमारा रेवेन्यू एलोकेशन हुआ है वो निश्चित रूप से इसमें खर्च होगा, लेकिन कुछ नए स्पेयर हमको अगर चेंज करने होंगे तो फिर हमको फिर धन की आवश्यकता हो सकती है। तो ये एक तालमेल बिठाना होगा समय के साथ कि ये देखिए बजट साल भर का है, तो साल भर में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर हम तालमेल बिठाते हैं तो बजट उसके मद्देनजर बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और अब मैं एयरफोर्स के बारे में बताऊँ आपको कि जो एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इस 114 जहाज खरीदने की बात चल रही है, जो अभी जनरल सर ने कवर किया कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। मैंने आपको 1962 और 65 की जो युद्ध का जो रेफरेंस दिया, उसका उद्देश्य एक ही था कि अगर हम सैन्य रूप से कमजोर होंगे तो कोई भी हमारे पर सर उठा सकता है। तो
अभी हमारे पास 2 फ्रंट के लिए तैयारी करनी ही होगी। जी। जो ही चाइना के साथ किसी प्रकार का तनाव एक सीमा के बाहर उठता है, अगर ये जाता है कन्वेंशनल वॉरफेयर पे या नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जाता है, तो उस समय पाकिस्तान से भी आक्रमण की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हमको 2 फ्रंट की तैयारी जरूरी है। और 2 फ्रंट के लिए बहुत पुराना असेसमेंट है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आम लोगों के लिए दर्शकों को बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 12 से लेकर 24 जहाज होते हैं। तो अभी हमारे पास जो है वो लगभग 31 स्क्वाड्रन हो जाएंगे और अभी भी 11 स्क्वाड्रन की कमी रहेगी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 83 जो है तेजस जहाज और जो 40 पुराने OFC वाले तेजस हैं मिला के ये 183 जो 173 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, 123 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद कुछ कमी होगी, लेकिन अभी भी हम कितना भी प्रयास कर लें 10 से 15 सालों में भी हम 42 स्क्वाड्रन अभी खड़ा नहीं कर सकते। तो देखिए समय, क्योंकि आप आज अगर साइन करते हैं डील तो ये 10 से 15 साल तो कम से कम इसमें समय लगेगा। तो हमें निश्चित रूप से अगर हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो हम उसमें, क्योंकि पैसे की आवश्यकता कम होगी, हमारी खुद की जो जहाज होंगे, खुद के जो साजो सामान होंगे, उसमें लागत कम आएगी। और जब हम बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं तो 2 समस्याएं होती हैं। एक होता है कि फाइनेंशियल जो कॉस्ट है वो हायर साइड होती है, दूसरा जो नो हाउ है वो उसमें कमी आ जाती है। हम उसमें उतना जानकारी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमें नहीं मिल पाता। AMCA का जो प्रोजेक्ट है उस पे खास बात क्या है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी रखा गया है। तो वो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी पहल है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोच रहे हैं, और ताकि मेक इन इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है उसको सपोर्ट मिल सके। तो देखा जाए तो लॉन्ग रन में ये चीज़ें हमको हेल्प करेंगी। और जहाँ तक जो प्रोजेक्ट हैं हमारे एयरफोर्स में ALH Mark 3 का भी आना बाकी है, लाइट रेडार्स हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, और जो इंटरफेस हमारे बीच में होती है, सेनाओं के बीच में होना चाहिए। जैसे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम जो एयरफोर्स में ICCS वाला प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छे हैं, और ये अब तीनों सेनाओं में अगर हम लिंक कर पाएंगे तो जो डेटा ट्रांसफर है वो उसमें हमको बहुत आसानी से बढ़ने में मौका मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी जिस पर कि ध्यान कम दिया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में भी हमें काफ़ी काम करना होगा। तो देखिए डायमेंशंस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए निश्चित रूप से पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। जी। तो उसके मद्देनजर ये हमारी अच्छी पहल है, और धीरे धीरे कहाँ 2015 में हम 2.4 मिलियन से अब 5.25 पा गए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से इन्फ्लेशन एलिमेंट भी रहा है, लेकिन अब जब हमने R&D पर जोर दिया है, तो अब देखिए कुछ आपने डेवलप कर भी ली, उनको अपडेट करना, उनको जो पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। देखिए जब वॉरफेयर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एसिमेट्री। अगर हम दुश्मन से बेहतर हैं अपने प्रिपेयर्डनेस में, एज वेल एज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम निकाला, स्टूडियो में आए, और आप सबका स्टूडियो में आने के लिए थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक इंटेंशन शो किया है, गवर्नमेंट थर्स्ट दिखाया है। जिस तरह से आत्मनिर्भरता की बात की गई है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की बात की गई है, ये एक शुरुआत है सेफ एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए, और ये पहला कदम है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और बहुत सारे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम्स बनाने बाकी है। ये एक शुरुआत है जो कि बहुत ही वेलकमिंग है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ये